थोड़ी देर में शुरू होगी धामी कैबिनेट की अहम बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। टिहरी बांध विस्थापितों का पानी बिल माफ करने का आ सकता है प्रस्ताव। चुनावी मोड में आई भाजपा। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने सभी मोर्चों के कार्यक्रम किए तय। 26 जनवरी को युवा मोर्चा निकालेगी तिरंगा यात्रा। सड़क हादसे में लापता महिला वार्डन का मिला शव। चीला रेंज में नए वाहन के ट्रायल के दौरान हुआ था हादसा। सड़क दुर्घटना में 2 रेंजरों समेत 4 की गई जान। उत्तराखंड में ठंड ने बढ़ाई परेशानी। कोहरे से विजिबिलिटी हुई कम। सुबह शाम के तापमान में आई गिरावट। आने वाले दिनों में और सताएगी सर्दी। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तिशा। अब हेडलाइंस के बाद सीधे खबरों का रुख करेंगे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की आईआईटी रुड़की के मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विभाग ने भारत में वयस्क महिलाओं के बीच जीवन शैली से संबंधित क्रोनिक और गैर संचारी रोगों के सामाजिक निर्धारक शीर्षक से एक ज्ञानवर्धक कार्यशाला का आयोजन किया है। ये कार्यक्रम एचएसएस ऑडिटोरियम विभाग आईआईटी रुड़की में हुआ। कार्यशाला का आरंभ एक उद्घाटन सत्र के साथ हुआ जिसमें सम्मानित अतिथि और क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हुए। इस प्रोजेक्ट का एक कंपोनेंट जो है, एक पार्ट जो है साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, जिसमें हम लोग इस तरह से रिसर्च करने जा रहे हैं जहां पर महिलाओं की जो लाइफस्टाइल डिजीज़ेज हैं उसका उनके व्यवहार पे या मनोस्थिति पे क्या असर आता है, या छोटी छोटी जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं जैसे थायराइड है, बीपी है। कोई भी महिला इस चीज़ को प्रायोरिटी नहीं दे पाती अपनी हेल्थ को और वो ग्रेजुअली धीरे धीरे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। हम लोगों की ये कोशिश पूरी जारी रहेगी कि कैसे इन महिलाओं को हम लोग अवेयर कराएं कि ये जो लाइफस्टाइल डिजीज़ है उसको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से भी के नाम से भी जानते हैं। वो जनरली कहा जाता है कि अर्बन पॉपुलेशन में ज़्यादा पाया जाता है। एक्चुअली ये थोड़ा एक मिसकंसेप्शन है। गांव में भी आजकल ये पाया जा रहा है कि जो औरतें हैं उनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे हार्ट डिजीज़ हो गया, डायबिटीज़ हो गया, या ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है। अभी ये अर्बन और रूरल डिवाइड नहीं रहा। ये पूरा पैन इंडियन फिनोमेनन है। पूरा भारत में सब में, अर्बन हो रूरल हो, सब में पाया जा रहा है, जो कि बहुत बड़ा विषय है जो हमें उसको चर्चा करना चाहिए। भारत सरकार के जो मानव संसाधन विभाग है उसके द्वारा एक स्पार्क की स्कीम चालू की गई है, जिसमें जो एकेडमिक रिसर्च कोलैबोरेशन है जो एक इंस्टीट्यूशन का दूसरे कंट्री के इंस्टीट्यूशन के साथ है, और इसमें इंडिया के अंदर जो टॉप 100 इंस्टीट्यूट हैं वही इसके लिए एलिजिबल हैं, जो अब प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो मेजर फोकस है वो ये है कि जो लाइफ स्टाइल की जो डिजीज़ बढ़ रही है स्पेशली महिलाओं में, जैसे डायबिटीज़ है और हार्ट की भी बीमारियां बढ़ रही हैं और डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है, उन सब फैक्टर्स को लेते हुए एक बहुत ही रिगरस रिसर्च होने जा रही है। और आज का जो आईआईटी रुड़की का एक सारणात्मक है, वो जो सोशल डिटर्मिनेंट फॉर द वुमेन स्पेशली क्रोनिक और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का एक बहुत बड़ा इंडिया में गुरुत्व दिया जा रहा है, क्योंकि लेडीज़ भी 50% पॉपुलेशन है। और ये साउथम्पटन यूनिवर्सिटी स्पार्क और आईआईटी रुड़की का जो उनका ऑस्पिसेस में चर्चा हो रही है आज, उसमें काफ़ी बड़े बड़े उसका रिसर्चर, साइंटिस्ट और डिफरेंट फील्ड से स्पेशली क्रॉस डिसिप्लिन से आ रहे हैं। उसको कैसे मेजर करें, उसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढें, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। देहरादून के बन्नू स्कूल में संस्कृति विभाग ने राम राग कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। राज्यपाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी राम राग में शामिल हुए। आपको बता दें कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में होने जा रहा है, जिसको लेकर उत्तराखंड में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं राम राग में कैलाश खेर और कन्हैया मित्तल ने सुरों का जादू बिखेरा।
राममय होने जा रही है। आज से प्रारंभ हो चुका है और 14 तारीख से 22 तारीख तक उत्तराखंड के प्रत्येक मंदिरों में भगवान राम के संकीर्तन होंगे। बड़ी संख्या में उत्तराखंड के नागरिक अपने अपने मंदिरों में और भव्य राम मंदिर के में प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव को एक भव्यता का स्वरूप देंगे। और आज से प्रारंभ हुआ है, आज राम राग देहरादून राजधानी से प्रारंभ हुआ है और आज के बाद प्रत्येक घर में, हर घर में कार्यक्रम प्रारंभ। कोविड-19 के नए वेरिएंट JN1 और इन्फ्लुएंजा के मामलों को लेकर उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर R राजेश कुमार का कहना है कि इन्फ्लुएंजा की जांच सभी लैब्स में चल रही है और जितने भी मामले सामने आए हैं उन पर कड़ी नजर रखी जाएगी। साथ ही साथ कहा कि JN1 को लेकर अभी उत्तराखंड में किसी भी संदिग्ध में पुष्टि नहीं हुई है और हाल ही में 2 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इन्फ्लुएंजा की जांच चल रही है, हमारी लेबोरेटरीज में चल रही है और अभी जितने भी केसेस हम आ रहे हैं उस पर क्लोज मॉनिटरिंग हमारी बनी हुई है और जहाँ पे JN1 वगैरह के स्ट्रेन है वो अभी इसकी फ़िलहाल पुष्टि नहीं हुई है क्योंकि सैम्पलिंग इत्यादि के लिए उसमें समय भी लगता है, हफ्ता 10 दिन का समय लगता है। जो 2 पेशेंट्स हमारे आए थे कोविड पॉजिटिव अभी हाल ही में, तो उनका हम लोगों ने जांच के लिए भेज दिया है और वैसे कोई घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सिचुएशन कंट्रोल में है और स्थिति पे हम लोग लगातार नजर बनाए। मॉल रोड पर वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने के बाद स्थानीय निवासियों ने उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन देकर स्थानीय लोगों को मॉल रोड में प्रवेश करने की मांग की है। साथ ही साथ फरवरी माह तक वाहनों के प्रवेश की बात भी कही। उप जिलाधिकारी द्वारा मॉल रोड में 4:30 बजे से 10:30 बजे तक वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया और शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन देकर स्थानीय लोगों को मॉल रोड में प्रवेश करने की मांग की। जो मॉल रोड है उसमें एक पहले से एक नियम बना हुआ है अंग्रेजों के समय से, जब ये पालिका गठित हुई थी, कि जो 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक जो मॉल रोड का बैरियर है वो खुला रहता था। लेकिन हमारा माननीय उप जिलाधिकारी महोदय से एक ही अनुरोध है कि आप इस व्यवस्था से ज़्यादा छेड़छाड़ न करें, स्थानीय लोगों के आवागमन हेतु इस मॉल रोड को खुला रखें, क्योंकि कई लोग हैं जो हमारे बच्चे बाहर स्कूलों में जा रहे हैं, देहरादून जा रहे हैं, पढ़ाई करने जा रहे हैं, या कई लोग हमारे बाहर नौकरी कर रहे हैं, वो 5 या 6 बजे ही मसूरी पहुंचते हैं, तो वो किस तरह अपने घरों में पहुंचेंगे, क्या कब तक वो 10:30 बजे का इंतजार करेंगे। और मसूरी का दुर्भाग्य है कि मसूरी में कहीं भी पार्किंग ही नहीं है। आज हमने ज्ञापन के माध्यम से अपना विरोध प्रदर्शित किया है और अगर शासन प्रशासन हमारी बात को फिर भी नहीं देखता है तो हमारे द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी फिर शासन प्रशासन की होगी। आज के ज्ञापन के माध्यम से ये अवगत कराना है शासन प्रशासन को, आप लोगों ने ये आदेश जारी किया है जो कि ये आदेश अपने आप में ही गलत है। 4:30 बजे से लोकल लोगों को अगर घर के अंदर अगर जाना होगा, किसी की गाड़ी है, किसी के बाल बच्चे हैं, किसी के बूढ़े स्त्री महिलाएं, बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम्स होती है लोगों के साथ जुड़ी हुई, तो उन्हें अपने घरों में तो जाना होगा ना। 4:30 बजे आपने बैरियर बंद कर दिया, तो ये नियम तो पहली बार यहाँ पर लागू हो रहा, तो ये गलत चीज है। हम ये नहीं कह रहे कि माल रोड के अंदर गाड़ी आप खड़ी कराओ, हमारा बोलने का मतलब है कि हमारे जब घर अंदर है तो हम जाएंगे कहाँ? आपके द्वारा पार्किंग बना दो ना बाहर, हम खड़ी कर लेंगे वहाँ पे। जब आपके द्वारा नगर पालिका के द्वारा ही एक नियम बनाया गया है कि दिसंबर 1 तारीख से 28 फरवरी तक ये सभी के लिए माल रोड अगर खुला रहेगा, तो ठीक है ना, उस नियम को तो अपने आप मानो ना। पहले जो नियम आप लोग बना रहे हैं आप उसी को खुद ही नहीं मान रहे, तो हम लोग कैसे समझ लेंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का लोहाघाट का वाल्मीकि समाज शंख बजाकर स्वागत करेगा। तीलू रोतेले पुरस्कार विजेता और स्वागतम ईजा सस्ता की अध्यक्ष रीता गहतोड़ी के द्वारा वाल्मीकि समाज को शंख बजाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं भव्य राम मंदिर बनने पर 22 जनवरी को हो रहे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर खुशी जताते हुए वाल्मीकि समाज के लोगों ने कहा कि इस अवसर पर वाल्मीकि समाज संघ ध्वनि के साथ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की खुशी मनाएगा। अयोध्या में श्री राम जी की मूर्ति की स्थापना होनी है। मैं समस्त वाल्मीकि समाज को शंख बजाना सिखा रही हूँ ताकि वाल्मीकि समाज की शंख की आवाज अयोध्या में गूंजे एवं संसद में गूंजे। शंख से के फायदे मैंने आयुर्वेदिक चिकित्सक
डॉक्टर पाल जो पिथौरागढ़ चिकित्सालय में तैनात हैं, उनसे अद्भुत फायदे बताए उन्होंने और सीखे मैंने। इसीलिए समस्त वाल्मीकि समाज जो गंदगी को साफ करते हैं, मानव समाज के लिए हमेशा आगे आते हैं सेवा के लिए। उनके फेफड़े दूषित हो जाते हैं, उनके फेफड़े कमजोर हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है। उनके फेफड़ों की मजबूती, हृदय की मजबूती और लंबी आयु के लिए मैं उनको शंख बजाना सिखा रही हूँ। 22 जनवरी को जो हमारा राम मंदिर का उद्घाटन है, उसको हम सब मिलकर वाल्मीकि समाज शंख बजाकर और दीप जलाकर मनाएंगे, खुशियां मनाएंगे। बहुत बहुत। लोहावाट क्षेत्र में लंबे समय से बारिश न होने से सूखे के हालात पैदा हो गए हैं, जिससे फसलें भी बर्बादी की कगार पर हैं। किसान संगठन के जिला संयोजक का कहना है कि बारिश न होने पर किसानों पर आर्थिक संकट गहराने लगा है। कुछ बची फसलों को जंगली जानवर तबाह कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए कोई ठोस योजना बनाए, अन्यथा किसान सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। सरकार की कोई भी ऐसी स्कीम समझ में नहीं आ रही है जो उसके एक किसी भाग को मजबूत कर दे। आज वो माल्टा बेचने जाता है, संतरे बेचने जाता है, तो उसको भाव नहीं मिलता। आज सरकार ने हमारे ज़िले में, आज सरकार के पास एक कोल्ड स्टोरेज नहीं है। आज भाव कम है तो हम उसमें चीज़ों को रखवा दें। तो मैं सरकार से बड़ा निवेदन कर रहा हूँ, ताकि जनता की तरफ से एक निवेदन कर रहा हूँ, जनता पहले आंदोलन का रूप, इस चीज़ को आंदोलन का रूप दे, उससे पहले सरकार चेते और किसानों के लिए कुछ ऐसा वो निकाले, किसानों के लिए एक ऐसी योजना निकाले जिससे किसान का कम से कम एक पक्ष मजबूत हो। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अब कमर कस ली है। पिछले दिनों उत्तराखंड बीजेपी ने देहरादून में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया था। इस बैठक में भाजपा ने 75% वोट लेकर चुनाव जीतने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा भाजपा ने बैठक के दौरान जो अन्य योजनाएं बनाई हैं, उन्हें पार्टी स्तर पर धरातल पर उतारने का काम शुरू हो गया है। अब वहीं भाजपा गांव चलो अभियान की शुरुआत करने जा रही है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी की निचली इकाई बूथ स्तर को सशक्त और समर्थ बनाने का प्रयास करेगी। गांव चलो अभियान के तहत पार्टी के नेता, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, विधायक और सांसद एक बूथ पर 24 घंटे का प्रवास करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम तय किए गए हैं और इसमें सबसे बड़ी बात है कि हम जो हमारे सबसे नीचे के स्तर की इकाई है, बूथ इकाई, उसको सुदृढ़, सशक्त, समर्थ बनाने का हमारा पहला प्रयास रहेगा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने गांव चलो अभियान ये तय किया है और इसके तहत हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री, माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण, सभी एक बूथ पर 24 घंटे का प्रवास करें। उस गांव की, उस बूथ के लोगों की क्या क्या समस्या है उनको दूर करने का प्रयास होगा। इस तरह से हमारे 11,729 बूथ, इन सभी पर हम फरवरी के प्रथम सप्ताह में प्रवास करने की योजना बनाई हुई है। प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने कृषि मंत्री गणेश जोशी पर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री के अपने विधानसभा में 1.5 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। इसमें 3 लोगों को सस्पेंड कर इतिश्री कर दिया गया है। वहीं हॉर्टिकल्चर विभाग में हुए घोटाले को लेकर हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा और सीबीआई जांच के लिए कहा गया है, जिसका प्रस्ताव अब तक केंद्र सरकार को नहीं भेजा गया। इसी के साथ किसानों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि किसानों की गेहूं की खेती चौपट हो चुकी है, लेकिन अब तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला। मुद्दे हैं जिसमें हम जाएंगे। जोशीमठ हमारा मुद्दा है, अंकिता भंडारी हमारा मुद्दा है, किसानों की सारी फसल चौपट हो गई इस पहाड़ में, इस पूरे हरिद्वार तराई में कोई मुआवजा 1100 रुपये मुआवजा एकड़ के हिसाब से दिया गया, जो ऊँट के मुंह में जीरा भी नहीं है। जो पहले गन्ने की खड़ी भी फसल बर्बाद हो गई बाढ़ से, आपने उसमें तो कुछ नहीं किया। बारिश ना होने की आप योजना बना रहे हैं। आपके 2 विभागों में इतने बड़े घोटाले निकल के आ गए। हॉर्टिकल्चर में आया जिसमें हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि सीबीआई की जांच, आज तक आपने सीबीआई जांच का प्रस्ताव तक नहीं भेजा केंद्र को। दूसरी, आप ही के यहाँ की सिंचाई में, आप ही के विधानसभा में
1-1.5 करोड़ से ऊपर का घोटाला सामने आ गया, 3 लोगों को सस्पेंड करा, 33 लोग। राजधानी देहरादून में स्वास्थ्य विभाग टीबी मुक्त भारत अभियान चला रहा है। अब इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने प्रतिभाग किया। प्रदेश में अभियान की शुरुआत 17 सितंबर 2022 को शुरू हुई थी। इस कार्यक्रम की ओर से लगभग 20,000 से ज्यादा लोगों को जोड़ा गया। 1015 टीबी मरीजों को अभी तक ठीक किया जा चुका है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की ओर से राज्य सरकार, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने उत्तराखंड प्रदेश को 2024 तक टीबी मुक्त प्रदेश बनाने का निर्णय लिया है। टीबी मुक्त अभियान के तहत जो निक्षय मित्र योजना की शुरुआत हुई है पूरे देश में 9 सितंबर 2022 से और उत्तराखंड राज्य में 17 सितंबर 2022 से इसकी शुरुआत हुई है। और इसके तहत मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 20,000 से भी ज़्यादा टीबी पेशेंट्स को हम लोगों ने निक्षय मित्र से जोड़ा है और उसमें से लगभग 10,015 टीबी पेशेंट्स अब तक ठीक हो चुके हैं और बाकियों का जो है उपचार चल रहा है, उनको हमने निक्षय मित्रों से जोड़ा है। अभी तक जो जैसे मैंने बताया लगभग 20,000 से भी ज़्यादा लोग इसका लाभ ले रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने 2024 तक टीबी को उत्तराखंड से जो है एलिमिनेट करने का जो टारगेट दिया है वो हमारा अभी प्राइम फोकस है। पिथौरागढ़ में जिला अधिकारी रीना जोशी ने सभी निर्वाचन नोडल अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में सभी नोडल अधिकारी शामिल हुए। बैठक के माध्यम से सभी नोडल अधिकारियों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आगामी चुनाव के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। जिला अधिकारी ने सभी नोडल अधिकारियों को तैयार रहने के निर्देश दिए। साथ ही निर्वाचन को लेकर एक मीटिंग आहूत की गई थी जिसमें समस्त नोडल अधिकारियों को बुलाया गया था जिनको निर्वाचन के समय विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी जानी हैं। इसका ऑलरेडी एक ऑर्डर इशू हुआ है और उनको उनकी जिम्मेदारियों के बारे में भी ब्रीफ किया गया है और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि जिन अधिकारियों के यहाँ 3 साल हो चुके हैं और या फिर उनका यह गृह जनपद है उनको भी निर्वाचन के कार्यों से दूर रखा जाएगा। और तो जो भी तैयारियाँ हैं इसमें SDMs को, जो भी नोडल अधिकारी हैं, उन सबको उनकी जिम्मेदारियों के हिसाब से निर्देश दिए गए और इस आशा है कि इस बार जब निर्वाचन होगा तो हम लोग बहुत ही स्मूथली और अच्छे से काम करेंगे। रुड़की के हथियातल गांव में सम्मान समारोह में पहुंचे पूर्व गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि देश और दुनिया में पीएम मोदी का डंका बज रहा है। मोदी जी ने इस देश में नए आयाम स्थापित किए हैं। इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर गांव की जनता में भारी उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है। आगे उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड को सबसे श्रेष्ठ राज्य बनाने की कवायद में जुटे हुए हैं। असल में भाई कृष्णपाल जी द्वारा, उनके सपुत्र जो इस कार्यक्रम के संयोजक थे भाई जोनी पाल जी द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का, नेताओं का और कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन आज प्रधान जी के द्वारा किया गया है। मैं पार्टी की ओर से अपनी ओर से उनको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और एक बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम किया गया है, बहुत ही अनुशासित और मैं समझता हूं 3-4 हजार की संख्या में क्षेत्र के लोग आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और मुझे पूरा विश्वास है कि जितने भी लोग यहाँ पर आए थे हम सब लोग इनके कार्यक्रम से प्रेरणा लेंगे और दूसरे लोगों को भी उनको ये कहेंगे कि हमको भी ऐसे कार्यक्रम हर गांव स्तर पर करने चाहिए। ये लोकसभा के चुनाव की बात जहाँ तक है, भारतीय जनता पार्टी लगातार 5 साल जनता के बीच में रहती है, उनके दुख दर्द में रहती है और हमेशा हम लोग चुनाव की तैयारी में रहते हैं। जहाँ तक लोकसभा की आपने बात की, अब की बार हरिद्वार लोकसभा पिछले बार से भी ज्यादा वोटों से यहाँ से विजयी होगी। रुड़की में युवकों के 2 गुटों में पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि इस विवाद में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि शताब्दी द्वार के पास अंडे की रेडी लगाने वाले आकाश और पड़ोसी दुकानदार का कुछ युवकों से पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें विपक्षी युवकों ने पहले तो दोनों दुकानदारों से शताब्दी द्वार पर मारपीट की।
पुलिस के आने पर मामला शांत हुआ। इसके बाद विपक्षी युवकों ने दुकानदार आकाश को रुड़की टॉकीज के पास घेर लिया और उसके साथ जमकर मारपीट की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को अस्पताल भिजवाया, जहां रास्ते में ही युवक आकाश ने दम तोड़ दिया। मेरा बेटा आईटी पे अंडे बेचता था, आकाश नाम था। सवारी लेके जब मैं वापस आया, घर पहुंच गया, तबीयत खराब हो गई, वहाँ पहुंचा कि मार दिया। मैंने कहा भाई किसने मार दिया? मैं लड़का झगड़ा नहीं करता। वो जो भुट्टा वाला था वो 4 पहिए की गाड़ी लेके आया, मेरे लड़के से दुश्मनी बनवा दी और पिला खिला के मरवा दिया आदमी। बाल्टी मारी। जी मैं तो रिक्शा लेके आ रहा था, सेंचुरी गेट की तरफ को आया मैं, तो मैंने देखा भाई मार रखा किसी ने। देखा तो मैं जैसे करीब आया तो मेरा भाई हैगा, मैंने उसे पकड़ा आदमी को, उसके बहुत मार रखा था। मुझे उस टाइम नहीं पता उसको क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो गाड़ी में बैठ के भाग रहा था, उसकी छाती पे दनादन लोहे की बाल्टी मार रखी थी। वो तो जैसे ही मैंने उसे देखा, मैंने एकदम पीछे हटाया। मैं तू कैसे मार रहा? वो गाड़ी में बैठ के भाग रहा था तो मैंने नहीं जाने दिया। फिर उसके साथ के जब मैं वहाँ चीखने चिल्लाने लग गया, एक ने मुझे बताया भाई इसे देख ले तो मर गया। मैं कुछ नहीं चाह रहा, हमें इंसाफ चाह रहा। उसके छोटे छोटे बच्चे हैंगे। 2 पक्षों का आपस में झगड़ा हुआ। उस झगड़े के बाद जो है ये जो मृतक है ये वहाँ से गुजर रहा होगा, तो जो झगड़े की फर्स्ट पार्टी थी उन लोगों ने इस पर बाल्टी से हमला करा। और जो मौके पे फुटेज से भी दिख रहा है कि जो अभी हिरासत में है अभिषेक अभियुक्त, उसके द्वारा बाल्टी से कई बार उसके छाती पर किए गए, जिसकी वजह से उसकी मौके पर डेथ हो गई। इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है और अभी मुख्य अभियुक्त अभिषेक इसमें गिरफ्तार है। बाकी अन्य लोगों के तलाश में जो है पुलिस की टीमें कार्रवाई कर रही है। नाबालिग को बहला फुसला कर घर से भगाने वाले 10,000 के इनामी को चमोली पुलिस ने जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग को भगाने वाला आरोपी पेंटर का काम करता है, जो कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले का रहने वाला है। कर्णप्रयाग सीओ अमित कुमार सैनी ने बताया कि थाना थराली क्षेत्र के ज्वेलर्स के घर में पेंटर का काम करने वाला शातिर उन्हीं की नाबालिग लड़की को भगाकर ले गया। परिजनों ने जिसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई। तहरीर आई थी जिसमें वादी द्वारा बताया गया था उसकी नाबालिग लड़की कहीं चली गई है, तो उसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। और विवेचना के दौरान प्रकाश में आया था उसके यहाँ मोहित नाम का लड़का जो पेंटर का काम करता था, बिजनौर का रहने वाला था, उसकी लड़की को लेके चला गया है। तो इसमें काफ़ी जगह दबिश दी गई थी, प्रयास किए गए थे, परंतु ये अभियुक्त लगातार फरार चल रहा था। तो इसमें लगातार फरार होने के कारण इस अभियुक्त के ऊपर 10,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया था। तो अभियुक्त को लगातार प्रयास करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है कटवा जम्मू से और लड़की को बरामद कर लिया गया है। और इसमें अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और बाकी अग्रिम विवेचना इसमें जारी है। पर्यटन नगरी मसूरी में करीब 2 महीने से बारिश होने के कारण सूखी ठंड पड़ रही है, लोग बीमार हो रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बारिश न होने से सर्दी बढ़ गई है और सूखी सर्दी से लोग खांसी, जुकाम आदि से परेशान होकर अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं। जबकि इन दिनों बारिश के साथ बर्फबारी होती थी, लेकिन अब बर्फ पड़ने की संभावना भी कम होने लगी है। इसका सीधा सीधा प्रभाव काश्तकारों पर पड़ रहा है। गेहूं की खड़ी फसल बर्बाद होने की कगार पर है, साथ ही फलों की खेती पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अगर खेती पे निर्भर है, अगर खेती में ना हुआ तो हम बहुत परेशानी है। अब जितना लेट होगी फसल उसमें जो है आगे लिए बारिश ना हो तो हमारी खेती जो है, हमारी जो फसल है सूख जाती है। लेट बारिश होने से मार्च के बाद फिर हमारी फसल जो सूख जाती है। इसलिए हमें अक्टूबर की बारिश से जो हमें फायदा है, नहीं तो अक्टूबर के बाद जो है दिसंबर की बारिश में हम जो है मटर की फसल तुरंत बोले थे। जब तक 1 फीट बारिश ना हुई तब तक खेत बाहर नहीं जाते। तो इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।